हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो आपका UPHESC है, इसकी हमने आपके यूनिट जो है 5 शुरू की हुई है। आपको पता है कि जो 5 यूनिट है वो 4 भागों में डिवाइड है और पहला उसमें जो आपका भाग है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। उसके बाद आपका ब्रह्मांड में उत्पत्ति एवं सौरमंडल है। उसके बाद आपका सामान्य जो है भूगोल है। तो ये 4 भागों में जो आपकी यूनिट जो 5th है, ये 4 भागों में विभक्त है। तो 4 भागों में से थोड़ी थोड़ी जानकारी एक एक भाग की, जैसे कि मैंने आपकी ये सीरीज़ बनाई है 207 प्रश्न की। तो इसको मैं चारों भागों को जो है आपको अलग अलग उसमें वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी। आज का टॉपिक है आपका भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। इसके कुछ खास पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिनको आप नोट डाउन भी करें। जो अच्छे आपको लगे पॉइंट्स उसको नोट डाउन करिए, जिससे कि आपको लगे कि ये याद करने योग्य है और ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं आपकी वीडियो। शुरू करने से पहले फिर से वही अनुरोध कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एंड शेयर हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और जो है आपके थ्रू ही यह कंटेंट उन तक पहुंचता है जो आपकी तरह ही आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए भी इस तरह के कंटेंट जो है फ़ायदेमंद होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में यहीं से चित्रकारी से युक्त सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यूनेस्को ने भीमबेटका चलचित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। अब ये जो है पॉइंट आपका नोट करने हैं लायक है। तो आगे चलते हैं। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा भैंसे का चित्रित किया गया है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और इसके 3 मुख हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इसका पॉइंट आगे है। इसमें आगे देखते हैं इसका पॉइंट। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। आगे है भारतीय साहित्य में वेद साहित्यक प्राचीन। ये 4 जो है सभी को मैंने बताया था कि 4 वेद हैं आपके। तो 4 वेदों में कौन कौन से वेद हैं ये भी आपको मैंने सब बताया है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों, हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो जितने भी वीडियो मैं डालती हूँ उनको सबको आप देखा करें, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं ना वीडियो में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और कंटेंट जो है चल रहा है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा मैं सिलेबस डाल रही हूँ। जितने भी मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी वीडियो जा रही हैं। तो ज़रा इनको ध्यान से देखें और जितने भी प्रश्न हैं अगर उनका आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, सारी वीडियो आप अच्छे से देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहीं पर आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। जो सामान्य ज्ञान का आपका पेपर आएगा और साथ में जो अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो हिंदी का भी कंटेंट यहाँ से उठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी भी कहा जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको नोट डाउन करें। आगे देखिए, ऋग्वेद में कुल इतने सूक्त हैं और इतनी ऋचाएँ हैं, तो आपको ये देखना है। ये प्रश्न जरूर आता है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त और कुल कितनी ऋचाएँ हैं, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अगला पॉइंट देख लीजिए। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आप सभी को पता है गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है, परंतु जो है ये मुझे लगता है मोस्टली बच्चों को नहीं मालूम होगा कि तृतीय मंडल से यह लिया गया है। और ऋग्वेद के जो 2 से 7 तक के मंडल वे प्राचीन मंत्र माने गए हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है। बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट डाउन करें। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद और जो पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद को केवल पद्य में ही है। ठीक है, कृष्ण और शुक्ल आप जानते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अंधेर चल रहा है, चांदन चल रहा है, तो जो शुक्ल होता है वह चांदनी के दिन होते हैं, कृष्ण जो होता है वो अंधेर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि गद्य और पद्य दोनों में है और जो शुक्ल है वो केवल पद्य में है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष सभी जानते होंगे क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता भी दिया क्या होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिताएं हैं उनको वाजस्नेय भी कहा गया है। सामवेद में कुल इतनी ऋचाएं हैं। आपने अभी ऊपर किसकी ऋचाएं पढ़ी थी, यहाँ पर ऋग्वेद की। सबकी आपको ऋचाएं भी पता होनी चाहिए कि इसमें कितनी हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं, है ना।
तो ये चीज़ भी नोट डाउन करें आप। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथमीय, राणायनीय व जैमिनीय। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त और इतने आपके मंत्र है 5987। चलिए आगे चलते हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। जो उपनिषद पर आधारित पुस्तकें, अभी आपको पता ही नहीं था कि वेदांत किसे कहते हैं, आपके पुराण किसे कहा गया है, वेदांत किसको कहा गया है। तो जो उपनिषद दर्शन पर आधारित हैं उन्हें वेदांत कहा गया है। और वेदांतों की जो संख्या है वह 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। बहुत अच्छी ये आपका पॉइंट्स निकल कर आए हैं, इनको जरूर नोट डाउन करें आप। आगे है ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज था। तो ये तो शायद आज भी हमारे समाज में है। वरुण सूक्त के शून्य शेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। हमारे देश में कितने मतलब हालात खराब थे उस वक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का मिलता है 10वें मंडल में। जरूर नोट डाउन करें कि ऋग्वेद का जो शब्द है सर्वप्रथम शूद्र शब्द कहाँ मिलता है, 10वें मंडल में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि अर्धांगिनी शब्द कहाँ से आया है। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। नियोग प्रथा से, अब नियोग प्रथा क्या है इसके बारे में पढ़िए। जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन करिए। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी समाज का उल्लेख मिलता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन करें। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। गाह्य सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये प्रश्न जरूर आता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो 16 संस्कार है ना, ये पूछे जाते हैं अलग अलग, कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये संस्कार भी पूछे गए हैं कितने। तो इसमें से 8 प्रकार के विवाहों का भी उल्लेख है। जो इसमें हैं, जो ये संस्कार हैं, इनमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये बहुत ही अच्छा है और ये आपको जरूर नोट डाउन करना चाहिए। राष्ट्रयुग में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। राष्ट्रयुग के बारे में सभी जानते हैं, परंतु ये शायद नहीं जानते थे कि जब वो अभिषेक होता था वह 17 प्रकार के जल से होता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये हिस्ट्री के मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें भी डाले हुए हैं प्रश्न। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद। अब संस्कृति क्या है, वो जो हमारा इतिहास है वही तो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। तो क्वेश्चन जो है इतिहास के और आपकी संस्कृति के मिलते जुलते बनेंगे, ठीक है। तो अगला है कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। सत्य में जाते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो नहीं जानते थे उनको आज पता चल गया होगा कि सत्य में जाते शब्द कहाँ से लिखा है। पुरुषार्थ के 4 संख्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ के जो है 4 हैं संख्याएं। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। इसमें से मोक्ष नहीं लिया गया। इन तीनों को क्या कहा गया, त्रिवर्ग कहा गया। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के सभी को पता है। ये तो प्रश्न जो है बचपन में ही बच्चे सीख जाते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी ये सब बच्चे बचपन में पढ़ा दी जाती हैं, सभी को पता होगा। हाँ, ये देख सकते हैं ऋषभदेव और अरश्री नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये आपका अच्छा पॉइंट आया है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें है, ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये भी सभी को पता है, ये भी सभी को पता है। आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, अहर्त, योग्य, जिन, विजेता तथा निग्रंथ बंधन रहित कहलाए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके पॉइंट में 4 युग चक्र का क्रम क्या है। कृत, सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। 4 युग सभी को पता है कि 4 युग कौन कौन से हैं, लेकिन इसका सही क्रम क्या है ये शायद सभी को नहीं पता था। तो पहले कृत है, फिर सतयुग है, फिर त्रेता, फिर द्वापर और उसके बाद लास्ट में कलयुग जो आजकल चल रहा है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार और शिव को उपासना करने वाले भक्त नयनार कहलाए। ये आपका हिंदी में भी प्रश्न बनता है। भक्ति काल में, जो आपका भक्ति काल हिंदी साहित्य का टॉपिक है, वहाँ पर भी ये प्रश्न बनता है और यहाँ भी, और ये आपका इतिहास में भी बनता है, भारतीय संस्कृति में भी बनता है। देखना, एक ही आपका जो पॉइंट्स हैं जो आपके ये मैं बता रही हूँ, ये कहीं उसमें आपके टॉपिक्स में आते हैं। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश तथा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं।
चलिए आगे पढ़ लीजिए आप। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। शैव संप्रदाय की ये हैं शैव, पाशुपत, कापालिक व कालामुख। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। बहुत अच्छे पॉइंट है, नोट करते रहिए। हर्षवर्धन के समय के 5वें वर्ष प्रयाग के संगम के क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। हमें संसम छठे समारोह में उपस्थित था। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर शैली है, ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन करें आप। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया, ये जरूर नोट करें। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। इसके बारे में जरूर पूछा जाता है हम्पी जिले के बारे में। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तंजौर के शिव मंदिर जो राजराजेश्वर तथा बृहदीश्वर के नाम से प्रसिद्ध का निर्माण राजा प्रथम के कलयुग काल में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो तंजौर के श्याम मंदिर है वो किसके काल में हुए थे, तो इस तरह के प्रश्न आप जरूर नोट डाउन करें। वारामिहर गुप्तकालीन खगोल शास्त्री थे। बृहज्जातक, पंच सिद्धांतिका, वरंग संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ है, इसको भी देख लीजिए। आगे कालिदास के बारे में पता ही है। तुलसीदास जी के बारे में सभी को मोस्टली पता है। अश्वघोष की रचनाएं, हाँ ये बता देते हैं। अश्वघोष की रचनाएं 3 हैं, बुद्धचरित, सौदारानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण। इनका जो है बुद्धचरित जो है अश्वघोष की जो रचना है, इसका अनुवाद किसने किया है, किस नाम से किया है, इसका आप अगर पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स से। हिंदी में भी प्रश्न आपका आता है और मैंने हिंदी की जो आपकी वीडियो हाँ कराई भी हैं ये चीज़ें। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटकों ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है, शायद नहीं पता था आप लोगों को। कोणार्क के सूर्य के मंदिर के बारे में पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि काला पैगोडा भी उनको कहा जाता है। आगे चलते हैं। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग शुद्ध अद्वैता का मत प्रतिष्ठित किया। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, सभी को पता है ये तो। चलिए आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा देख लेते हैं आगे चलकर हम। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पर। सूफी संतों के निवासी स्थान को खानकाह कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके ये मैंने जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताया, और ये शुरू से लेकर जो आखिर तक की विशेषताएं रही हैं भारतीय संस्कृति की, उनके बारे में ये सारा आपको बताया गया। और अगर कुछ और भी हमारे कंटेंट हमको पता चलता है भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, तो उसके बारे में भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल आप इनको अच्छे से नोट डाउन करें जहाँ से आपको बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आपके प्रश्न हम शुरू करते हैं, वही जो आपके चल रहे हैं कि आपका हमने 52 पहले और आज भी 52 के आसपास के आपके प्रश्न हैं, तो ज़रूर अच्छे से देखें। चलिए देखते हैं। हरचरित्र की रचना किसने की थी, तो ये प्रश्न शायद आपको हम पहले भी करा चुके हैं। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न हमने 51 का आपका लिया था, तो इसमें देखिए क्या उत्तर होगा। मुझे लगता है ये तो बच्चों ने, हमने जो कल वाली वीडियो थी उसमें ये प्रश्न आपका आ चुका था, तो सबने लगा लिया होगा। बाण भट्ट ने, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है, ये भी शायद प्रश्न आपका हो चुका था, तो जिनको पता है उन्होंने लगा लिया होगा हर्षचरित्र। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस यात्री ने भारत यात्रा की, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न रहा है और सभी को इसका उत्तर मालूम है। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है, ये अच्छा प्रश्न है, तो 54 का आपका सी, शिव पार्वती। चलिए आगे चलते हैं। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी, ये मैं बिल्कुल अभी बताया। लगाइए इसका आंसर। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय की विशेष संरक्षण प्रदान की, ये भी अभी आपको बताया है। हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था, ये आपको बताते हैं। 57 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी के तट पर। पाल वंश का संस्थापक कौन था, ये भी आपको बताएंगे। 58 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, गोपाल। चलिए आगे चलते हैं। अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था, ये अच्छा प्रश्न निकल कर आया आपका, तो 59 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 712 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी के दरबार में रहता था, इसमें आपको बताना है कि महमूद गजनवी के दरबार में कौन रहता था, तो बताइए दोस्तों कौन रहता था। इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा 60 में डी, ये सभी अलबरूनी भी, उतबी, फारूकी भी और फिरदौसी भी महमूद गजनी के दरबार में रहे या फिर रहते थे। तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो ये प्रश्न भी बहुत आता है प्रश्न उसमें आपके कंपटीशन में, तो इसको देख लीजिए। 61 का आपका ये मोहम्मद गोरी और महाराणा प्रताप के बीच। भारत में तुर्क साम्राज्य का राज्य संस्थापक कौन था, जो भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य स्थापित किया गया उसका संस्थापक कौन था, इसके बारे में बताना है, तो इसका उत्तर मोहम्मद गोरी।
लाख पक्ष की उपाधि किसे दी गई? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 63 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन से वंश से थे ये? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर नोट डाउन करें। तो 64 का आपका डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कानी चहलगानी था, क्या था? 65 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 40 सरदारों का दल को तुर्कानी चहलगानी कहा जाता था। इल्तुतमिश ने इसको गठित किया था। एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लिए गए हैं। तो 66 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, इल्तुतमिश द्वारा। शमसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शमसी वंश की, तो 67 का आपका हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा शमसी वंश। जीतल तथा टंका नामक के सिक्के किसने चलवाए थे? बहुत ही उम्दा प्रश्न है ये, कहीं से जहाँ से भी लिए गए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न लिए गए हैं, इनको जरूर नोट डाउन करें। तो 68 का इल्तुतमिश, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुल्तान को नियामत खुदाई किसने कहा? नियामत खुदाई किसने कहा सुल्तान को? तो 69 का आपका हो जाएगा सी, गयासुद्दीन बलबन को। चलिए अगले, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह रक्त की नीति, तो 70 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, गयासुद्दीन बलबन ने। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किए थे? जो नौरोज थे हमारे, नौरोज। 71 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, बलबन ने। फारसी पर्व है ये, है ना। 1266 में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? 1266 के बाद बताना है। तो 72 का आपका हो जाएगा सी, बहाउद्दीन। अब आप सोच रहे होंगे तो हिस्ट्री से प्रश्न चल रहे हैं, लेकिन ये भी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन, मध्य और फिर आपकी आधुनिक, ये सब चल रही हैं, तो ये आपका जो है चल रहा है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 73 का भी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे चलते हैं। 1266 में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी 72 वाला। तो इसमें कौन बना था? बहाउद्दीन भी बना था। ये हो चुका आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये 72, 73, 72, 73, 74 आगे भी नहीं हुआ है, इसको देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर बढ़ाकर क्या किया? कितना कर दिया था उसने 1/4 से बढ़ाकर? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, 3/4, 3। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की, यह संबंधित था। 75 का आपका उत्तर राजस्व विभाग से। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? ये कई बार आपको बता चुके हैं, तो बताइए इसका उत्तर। बरीद तथा मुनहियन संबंधित थे, किससे संबंधित थे ये बरीद तथा मुनहियन? तो 77 का बजाकर सी, गुप्तचर विभाग से। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है तुगलक वंश के बारे में, तो इसमें हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे, तो कौन से असफल रहे थे? तो इसका आपका डी, ये सभी। सांकेतिक मुद्रा चलाई, राजधानी परिवर्तन किया, खुरासान अभी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये है कि वो हर बार हर साल अपनी ही राजधानी चेंज करते थे, तो इसलिए वो करते थे ऐसा, वो सही नहीं रहता था अपने उनके लिए, ठीक है। रेला नामक पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? ये प्रश्न आप जरूर नोट डाउन करें। तो 82 का आपका हो जाएगा ए, इब्न बतूता द्वारा। किस सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 83 का आपका सी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया? ये आपको पता होना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात किससे संबंधित था? ये अच्छा प्रश्न है। तो 85 का आपका ए, गरीबों की सहायता से। ले लगी रहा है खैरात नाम से। खिज्र खां के पश्चात सैयद वंश का शासक कौन बना? ये अच्छा है। 86 के आपका उत्तर हो जाएगा ए, मुबारक शाह। चलिए आगे चलते हैं। सैयद वंश के ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो 87 का आपका हो जाएगा डी, ये सभी। खिज्र खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह सभी थे। लोधी वंश का संस्थापक, ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है आपका एग्जाम में, तो 88 का आपका हो जाएगा ए, बहलोल लोधी। चलिए आगे चलते हैं। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रतिनिधि बाबर का युद्ध किससे हुआ? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार हो चुका है। इब्राहिम लोधी। आगरा शहर की स्थापना की, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। आगरा में सभी रहते हैं, शायद नहीं पता है कि किसके द्वारा स्थापना की गई, नहीं पता है तो जान लीजिए, सिकंदर लोधी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? कितना अच्छा प्रश्न आपका ये निकल कर आया है, तो बताइए दोस्तों किसने दिए हैं? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर दिए हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए खजुराहो मंदिर के बारे में। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर इसकी डिटेल मैंने दी है आपको, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? मतलब इसको इनमें से कौन सी ऐसी है जो वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत नहीं आती है? तो दूसरे का आपका हो जाएगा डी, मांडू का महल, बाकी खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, ये सब किस में आती हैं? विश्व धरोहर स्थल में आती हैं, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। यहाँ पर डिटेल है, इसको देख सकते हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया था? अब देखिए भारतीय संस्कृति का ये प्रश्न आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से फिर ये आया है, तो तीसरे का आपका उत्तर नरसिंह देव वर्मन ने। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये सुमेलित किया गया है, इसका सीधा सीधा मैं आपको उसका उत्तर बता देती हूँ। इसमें मुझे लगता है कुछ तो आप जानते होंगे, चाणक्य का किससे संबंध है, पाणिनि का किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये तो आप आराम से इसको कर भी लोगे अगर मैं इसमें उत्तर भी नहीं बताऊँगी, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। ये वाला इसका आपका उत्तर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर डिटेल है इसकी, आप देख सकते हैं डिटेल को। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर भी ये मैचिंग का है, ये मैचिंग करना है। इधर लेखक है, उनकी रचना है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ भी आपको इसका हम उत्तर ही बता देते हैं। इसका उत्तर होगा आपका, कोर्ट में जाके देखेंगे, इसका उत्तर होगा आपका डी, ठीक है। 2 4 3 1, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, इसको मैच कर देना। यहाँ इसका अगला प्रश्न आ जाता है। मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। बहुत अच्छा प्रश्न है और आने के चांस के 90% है इसके। चलिए देख लीजिए, 7वें का आपका उत्तर हो जाएगा सी, नागसेन में, ठीक है, वे भिक्षु थे। अगला प्रश्न यहाँ पर डिटेल है इसकी, देख लीजिए। यहाँ पर मैचिंग है आपका, अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, इधर दरबारी कवि हैं ये, किस राजा के अंतर्गत या अंडर में रहे, यहाँ पर रहे, किसके आश्रय में ये रहे, तो उसका बारे में यहाँ पर बताना है, किस किस के आश्रय में कौन था। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसका मैचिंग आप कर लेना। इसमें मैंने बता दिया 4 1 2 3, ठीक है। जैसे अमीर खुसरो जी हैं अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ, कालिदास है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन, ऐसे इसको मैच कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल हैं। अगले मत्स्य विलास प्रदर्शन का लेखक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अलग प्रश्न। तो 9 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, महेंद्र बर्मन, ठीक है, बर्मन। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए, इसकी डिटेल है यहाँ पर। आगे देख लीजिए, प्रश्न को देख लीजिए। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया किसने किया? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, ख्वाजा मुइनुद्दीन ने, इनको चिश्ती बोला गया है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर डिटेल है ये, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर वाद है, विशेषतावाद, द्वैतवाद, यहाँ पर इसके प्रवक्ता हैं कौन है, तो यहाँ पर बताना है। यहाँ पर इसके डिटेल है, इसको आप मैचिंग कर लेना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें आपका दे रखा है सूची 1 सूची 2, तो इसे मैच करना है कि जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे वो कौन सी उससे थे, कौन सी उन्होंने वो चलाई है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न का उत्तर कूट में पहले हम देखेंगे क्या हो जाएगा। तो 12वें का आपका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। इसमें सी है 3 4 2 1, तो इसको आप जो है देखने के बाद इसको यहाँ पर मैच कर लेना। तो आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? बताएंगे इसमें कौन सा कर्क रेखा से सबसे पास पड़ता है इन नगरों में से, है ना। तो 41 का आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें उत्तर हम देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। तो दोस्तों इसमें उत्तर आपका हो जाएगा गांधीनगर, ठीक है। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है गांधीनगर, अगरतला नहीं, जबलपुर नहीं, उज्जैन भी नहीं, बल्कि गांधीनगर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके ये भी रह गया है प्रश्न आपका एक और। विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति निम्न अनुसार है। भारतीय नगरों की अक्षांश के अनुसार स्थिति क्या है? तो यहाँ पर ये बताना है। यहाँ पर स्थल है, यहाँ अक्षांश है, यहाँ अंतर स्थिति दे रखी है, तो इसका यहाँ पर डिटेल दे रखी है, इसको आप देख लेना, है ना। अगर देख लीजिए 42 का आंसर है आपका, वो जो आंसर है ना ये ऊपर वाला, उसकी यहाँ पर डिटेल दे रखी है। इनकी चारों ही शहरों की इन्होंने दे दी है, अगरतला, गांधीनगर, सबकी दे दी है। तो इसमें सबसे पास किसका दिखाई दे रहा है? गांधीनगर का, ठीक है। उसके बाद ये आपका जबलपुर, उसके बाद फिर उज्जैन, उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर आपका अगरतला, फिर उसके बाद उज्जैन है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्य रेखा कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। तो 42 का आपका हो जाएगा डी, 82.30, ये पूर्वी की तरफ है, 82 डिग्री 30 पूर्वी
ठीक है, कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्य रेखा कहलाता है? ये वाला जो है आपका क्या कहलाता है? प्रमाणिक माध्य रेखा कहलाता है। इस प्रकार से आपके ये 52 के आसपास ये प्रश्न पूरे हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक एंड शेयर ही जो है इसको आगे बढ़ाएगा और सभी के ये कंटेंट जो है काम आएगा।